एक छोटी लड़की जोई से, जो अपने घर की अलमारियों को ऐसे चढ़ रही है जैसे कोई एक्सपर्ट पर्वतारोही हो। उसके छोटे हाथ से लकड़ी मजबूती से पकड़ रहे हैं और उसके पैर ऐसे जगहों पर टिक रहे हैं जहां सामान्यतः टिकना नामुमकिन लगता है। वो तेजी और निपुणता से चलती है, साफ दिखता है कि उसे ऊंचाइयों से डर नहीं। जैसे ही वो खिड़की के किनारे बैठती है और शहर को निहारती है, उसकी खुशी साफ महसूस होती है। उसका घर शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर होता है। अब बात आगे बढ़ती है। 20 साल बाद जोई अचानक उठ जाती है। सुबह की हलचल पहले से ही उसके ऊपर है। उसे देर हो रही है। काम में लगी हुई अपने फ्लैट में इधर उधर भागती रही क्योंकि समय तेजी से गुजर रहा था। जैसे ही वह निकलने वाली थी, उसका फोन बजा। कॉल माइकल का था, उसका छोटा भाई। वह दूतावास में फंसा हुआ था और मदद के बिना घर नहीं पहुंच पा रहा था। समय बीता जा रहा था। जोई ने धीमी सांस ली और मदद करने का फैसला कर लिया। जब वह दूतावास पहुंची तो उसे बड़ा चौंकाने वाला सच पता चला। माइकल पिछले 15 साल से अफ्रीका में रह रहा था और अब पहली बार लंदन वापस आ रहा था। दिन धीरे धीरे बीता गया और जोई ने माइकल को अपने ऑफिस छोड़ने की पेशकश की। जैसे वो निकलने वाले थे, अचानक मुश्किल आ गई जब जोई की बाइक खराब हो गई और कोई रास्ता न देखकर वे भीड़ भरे रास्तों पर दौड़ते हुए बस पकड़ने की कोशिश करने लगे। 30 मिनट बाद जोई अपने ऑफिस पहुंची। सामने ऊंची ऊंची कांच वाली इमारत खड़ी थी। उसने माइकल की तरफ देखा और कहा उसे लॉबी में इंतजार करना क्योंकि उसे अपना काम निपटाना था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, पता चला कि जोई किसी आम ऑफिस में काम नहीं करती। वो तो आकाश में ऊंचाई पर खिड़कियां साफ करने वाली थी। जान जोखिम में डाल के ये काम करती थी। चमकती एलिवेटर के अंदर जोई अपनी एक सहकर्मी से मिलती है जिसका पेट बड़ा था और वह गर्भवती है। जिज्ञासु जोई पूछती है कि वह अभी तक मैटरनिटी लीव पर क्यों नहीं गई। थकी हुई मुस्कान के साथ उसकी सहकर्मी बताती है कि उसका बॉस अगले हफ्ते तक अनुमति नहीं देगा। जैसे ही एलिवेटर के दरवाजे खुले, जोई सीधे अपनी कार्यस्थल की ओर बढ़ती है। वह अपने औजार उठाती है और अपनी हार्नेस को ऐसी निपुणता से बांधती है जो वर्षों के अनुभव से आती है। गगनचुंबी इमारत के किनारे लटकी हुई वो एक भी पल घबरा भी नहीं, बस पूरा ध्यान स्थिर। हवा गरज रही है लेकिन जो सीधी खड़ी है। काम में लगते ही उसके हाथ कभी नहीं रुकते। जब जो काम में व्यस्त होती है, माइकल लॉबी में फंसा होता है और उसे बोर्डम धीरे धीरे घेरने लगती है। वो इधर उधर नजरें दौड़ाता है और फिर जल्दी से एक फैसला करता है। वो ऊपर जाकर घूमने का मन बना लेता है। इस बीच इमारत के मालिक, 2 भाई मीडिया की मौजूदगी में कैमरा घेर कर खड़े होते हैं। कुछ ही घंटों में वे अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं। जो की बात करें तो वो अभी भी अपने काम में पूरी तरह ध्यान लगाए हैं। शहर के ऊपर वाली खिड़कियां साफ करते हुए वो ज्यादा देर तक अकेली नहीं रहती। एक पुरुष सहकर्मी उसके पास आ जाता है और वे आने वाले इवेंट के बारे में कुछ बातें करते हैं। कुछ ही पालों बाद जो जल्दी से छोटी मोटी बातें खत्म कर देती है। वक्त कम है और पार्टी शुरू होने से पहले सब कुछ निपटा लेना है। आखिर में वो अपने सहयोगी को कहती है कि वे अलग हो जाएं और ज्यादा जगह कवर करें। कई घंटे गुजर जाते हैं। आसमान में अंधेरा हो जाता है और जोई अभी भी लगी रहती है, उसका ध्यान किसी और नहीं। लेकिन फिर उसकी हैरानी के लिए माइकल ऊपर की मंजिल पर अचानक सामने आ जाता है, सांस फूलती हुई और थोड़ा शर्मिंदा सा दिखता है। जोई का दिल धड़कने लगता है। वो यहां नहीं होना चाहिए था। वह उसे तुरंत नीचे लौट जाने को कहती है, लेकिन माइकल अब इंतजार का सहारा खत्म हो गया। वो बहस करता है, ये मानते हुए कि उसे अब लॉबी छोड़नी है। जोई की नाराजगी उबल जाती है। वो उसे कड़क होकर कहती है कि अगर कोई उसे यहां देख लिया तो उसकी नौकरी चली जा सकती है। उसके शब्दों का असर उसे हिले दुले मन से होता है। माइकल पीछे हटता है, बड़बड़ाते हुए बाहर जाने की तैयारी करता है। कुछ ही पलों बाद जोई का फोन बजता है। ऑपरेटर जल्दी जल्दी उसे याद दिलाता है कि काम जल्दी खत्म करो, कार्यक्रम शुरू होने वाला है और समय खत्म हो रहा है। तेजी से काम करने के लिए ऑपरेटर एक गोंडोला ऑफर करता है ताकि वो खिड़कियां जल्दी खत्म कर सके। बिल्डिंग के अंदर पार्टी जोर शोर से चल रही है। मेहमान आ गए हैं जिसमें मकान मालिक का परिवार भी शामिल है। जेफ, री, बड़ा भाई अपनी सबसे बढ़िया सूट में बहुत स्टाइलिश लग रहा है, जबकि उसका छोटा भाई जेरल्ड अपने पार्टनर से मिलने की प्लानिंग में उलझा हुआ है। तभी एक अजीब ग्रुप आता है।
वे लोग मास्क लगाए हैं और किसी मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आसानी से सिक्योरिटी को चकमा देते हुए, क्योंकि वहां कोई विरोध नहीं हो रहा। बाहर जॉय ऑपरेटर को कॉल करती है, बताती है कि वह अपनी ड्यूटी पूरी कर चुकी है और नीचे आने के लिए तैयार है, लेकिन वह माइकल को लेकर भी चिंतित है, जो अभी भी बिल्डिंग में घूम रहा है और शायद कोई आफत मचा रहा है। मुसीबत शुरू हो गई। We're hearing reports of an incident at the Agnian Tower. जैसे ही ऑपरेटर गोंदोला नीचे करने लगा, अराजकता फैल गई। मास्क पहने समूह ने फायर खोल दिया और बिन मतलब सारे ऑपरेटर्स को मार गिराया। इस नरसंहार के बाद 2 मास्कधारी तुरंत काम में लग गए, सीसीटीवी हाईजैक कर दिया, बिजली काट दी और बिल्डिंग के डिजिटल सिस्टम्स पर कब्जा कर लिया। इसी बीच जॉय गोंदोला में फांसी है, जो अभी भी जमीन से ऊपर लटक रही है। वो बार बार ऑपरेटर को कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसकी कॉल्स का जवाब सिर्फ चुप्पी होती है। ऑपरेटर, पहले से ही सब खत्म हो गया था। अंदर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जेफरी, जो अपनी स्पीच से इवेंट शुरू करने वाला था, तभी मास्क पहनने लोग अंदर घुस आए। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने आंसू गैस उठाई, जिससे सब लोग सांस लेने के लिए बेताब हो गए। फिर भी मास्क ग्रुप ने जल्दी से जेफरी और उसके खास मेहमानों को सांस लेने वाले मास्क बांट दिए, फिर उन्हें बांधकर मस्ती के स्टेज पर बैठा दिया। उसके बाद मास्क ग्रुप का लीडर मार्कस आगे बढ़ा। शांत और भरोसेमंद अंदाज में उसने जेफरी को यकीन दिलाया और बाकी सबको समझा रहा था कि घबराओ मत, जब तक जेफरी उसकी बात मानेगा किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो कमरे को गौर से देखता है, मार्कस को कुछ गलत लगने लगता है। जेफरी का छोटा भाई जेरल्ड कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसकी आंखें तंग हो जाती है और वो जेफरी की तरफ मुड़कर पूछता है कि जेरल्ड कहाँ है। भारी मन से और हिचकिचाते हुए जेफरी बताता है कि जेरल्ड कमरे नंबर 572 में है। दूसरी तरफ जोई का दिल तेज धड़कने लगता है जब उसे एहसास होता है कि गोंडोला हिल नहीं रही है और ऑपरेटर की खामोशी बहुत है तक कुछ कह रही है। वो पूरी तरह से फंसी हुई। डर लगने लगता है, लेकिन वह खुद को संभालती है और कुछ करने लगती है। वह खिड़की पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है ताकि किसी का ध्यान खींच सके। इसी बीच नोआ, मार्कस का भरोसेमंद आदमी, तेजी से कमरे नंबर 552 की तरफ बढ़ता है, जहां जेरल्ड को आंसू गैस से बेहोश कर दिया गया है। जेरल्ड और उसका साथी बेहोश पड़े हैं और नोआ एक पल भी गवाए बिना काम करता है। वह गेरल्ड के चेहरे पर एक सांस लेने वाला मास्क डालता है, फिर उसे खड़े होने के लिए खींचता है और साथ चलने को कहता है। जो वह सब चश्मे के जरिए साफ दिख रहा है, उसका दिल बैठ जाता है। इमारत में भरी अस्त व्यस्त है और भीड़ के लोग इसके पीछे थे। वह चिल्लाई, उसकी आवाज दूर तक मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वो दुआ कर रही थी कि नीचे से कोई यूं सुने, लेकिन उसकी आवाज बेअसर थी। उसी वक्त माइकल अपने कमरे में फंसा हुआ था। गैस अभी भी हवा में घनी और दम घोंटने वाली थी। वो खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हर गुजरते पल के साथ बेहोश होने का डर और बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद नोआ बेहोश जेरल्ड को खींचते हुए बाकी बंधकों के पास ले गया और उसे भीड़ में डाल दिया। मार्कस, जो ठंडा और कड़क था, नोआ को आदेश देता है, शुरू करते हैं जॉफ्री और जेरल्ड पर उनके दौलत के लिए डिडबाफ डालना। साफ है कि यह सिर्फ डकैती नहीं है। इस बड़े समूह का असली निशाना जॉफ्री और जेरल्ड की दौलत है, खासकर उनके बिटकॉइन की जमा राशि, जो एक फ्लैश ड्राइव में है। उन्हें वो ड्राइव चाहिए और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मारपीट के बावजूद जॉफ्री टूटने को तैयार नहीं है। वो चुप है, उसकी हिम्मत दगने वाली नहीं है। बाहर जॉवी सब कुछ खिड़की से देख रही है। डर समा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ हलचल नहीं है, ये तो चोरी चल रही है। वो ठान चुकी है। वो गोंदोला की ओर भागती है, मदद पाने का कोई तरीका ढूंढने के लिए व्याकुल। अंदर मार्कस गुस्से में फूट पड़ता है। वो मेज पर मुक्का मारता है और नोआ को घूरता है। उसने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि कोई भी मरना नहीं चाहिए था। ये काम साफ सुथरा होना था। लेकिन अब जेफरी की जिंदगी जैसे तार पर लटकी हो। नोआ की गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। नोआ तुरंत माफी मांगता है और वादा करता है कि अब और कोई खून खराबा नहीं होगा। लेकिन उसकी बातें खोखली लगती है, क्योंकि तनाव बढ़ता जा रहा है। वही जॉई गोंदोला को देखती है। उसकी नजर एक पेट्रोल की बोतल पर पड़ती है, जो कहीं छुपी हुई है। लापरवाही से दूर फेंक दिया।
अंदर एक तरह की हिम्मत की चमक सी जाग गई। बिना देर किए उसने पेट्रोल खिड़की पर डाल दिया और आग लगा दी, जिससे वहां से एक तेज नजर आने वाला आग का सिग्नल बन गया। उसकी लपटें नीचे खड़े लोगों का ध्यान खींचने लगी। घबराहट फैल गई और वो सब जल्दी जल्दी रिपोर्ट करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस जल्द आ जाएगी। ऑपरेटर रूम में मार्कस का आदमी धीरे से गाली देते हुए समझ गया कि क्या हुआ है। खिड़की साफ करने वाले ने सबका ध्यान खींच लिया है। मार्कस तुरंत प्रतिक्रिया देता है और ठंडे दिमाग से नोआ को आदेश देता है। जोई को फंसाने से पहले उसे पकड़ना जरूरी था, ताकि वो और कोई परेशानी ना कर सके। इस बीच जेरल्ड बच के निकलने के लिए बेताब अपनी कमरे की तरफ भागता है, लेकिन मार्कस और उसकी महिला साथी उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। उसे फरार होने नहीं देने की कसम खाई है। वही जोई के पास नू उस गोंडोला को खोजता है और उसे अंदर बैठी देखता है, लेकिन इस बार जोई तैयार है। नू कुछ करने से पहले वो अपनी जेब से एक स्क्रू ड्राइवर निकालती है और उसे मैकेनिज्म में फंसाती है, जिससे गोंडोला का चढ़ाव रुक जाता है। सिस्टम फंस जाता है और नू की योजना ध्वस्त हो जाती है। दूसरी तरफ जेरल्ड अपने कमरे तक पहुंच जाता है। उसका फोन करने के लिए हाथ कांप रहे थे, लेकिन कॉल लगाते ही मार्कस और उसके एक आदमी हथियार निकालकर अंदर घुस आए। मार्कस ने जेरल्ड को दीवार से टकरा दिया और साथ देने की बात की डिमांड की। गुस्से में मार्कस ने जेरल्ड को मारा और कहा कि अगर उसने ये बताया कि बिटकॉइन वाला फ्लैश ड्राइव कहां छुपा है तो यूं नहीं मारेंगे। जेरल्ड बोलने ही वाला था कि नोहा अंदर आया, बंदूक हाथ में लेकर सीधे उस पर निशाना साधे। मार्कस ने तुरंत नोहा से अपनी बंदूक नीचे करने को कहा, याद दिलाते हुए कि उन्होंने किसी को मारने से बचने का वादा किया है। लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के नोहा ने ट्रिगर दबा दिया। मार्कस जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में सदमा और अविश्वास था। नोहा ने कोई झिझक नहीं दिखाई। वो जेरल्ड की तरफ देखा और धीरे से माफी मांगी, ये कहते हुए कि उससे मार्कस कभी पसंद नहीं था। इसके बाद नोहा ने खुद को नया नेता घोषित कर दिया। अब वो जो चाहे करेगा। उसने जेरल्ड के पैर में गोली मारी और उसे बाकी विबंधकों के साथ पूछताछ वाले कमरे में घसीट ले गया, जबकि उसके चेहरे पर एक कड़क मुस्कान थी। कुछ ही देर बाद सायरन बजने लगे। पुलिस पहुंच चुकी थी। जोई का इमरजेंसी सिग्नल काम कर गया था, लेकिन शायद पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही रेस्क्यू टीम जोई को गोंडोला से निकालने की तैयारी कर रही थी, एक बड़ा हादसा हो गया। जोई फिसल गई, उसका पकड़ कमजोर पड़ गया। एक डरावना पल आया जब वो खतरनाक तरीके से लटकी हुई थी, लेकिन बड़ी हिम्मत से जोए ने जमीन पर मौजूद डिटेक्टिव रूथ से संपर्क किया। हैरानी की बात यह थी कि जोए और रूथ एक दूसरे को जानते थे। जोए की आवाज में स्थिरता थी जब उसने रूथ से कहा कि प्राथमिकता उसकी बचाव नहीं है, असली चिंता तो अंदर बंधे हुए बंधकों की है। डाकू उन्हें बंधक बनाए हुए हैं और पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। जल्दी करो। उसी वक्त जोए रूथ को भरोसा दिलाता है कि वह खुद वापस ऊपर चढ़ सकती है, लेकिन बाकी लोगों के लिए वक्त कम है। अंदर नोए की हताशा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। उसने सभी बंधकों को बॉम्ब वाले वेस्ट पहनाए हैं। बॉम्ब उसकी कलाई पर टिकी हुई घड़ी से जुड़े हैं। अगर उसका दिल रुक गया तो सब मर जाएंगे। वह फंसा हुआ है, पुलिस से घिरा हुआ है और जानता है कि हालात पहले से भी ज्यादा गंभीर है। जल्दी ही नोआ सीधे रूथ को कॉल करता है। उसकी आवाज ठंडी और धमकी भरी होती है और वह पुलिस को चेतावनी देता है कि कोई कदम ना उठाए। उसके प्लान में दखल डालो या उसे बिगाड़ दो, लेकिन रूथ दिखने वाली नहीं है। आग की आवाज में वो कहती है कि अपराधियों को पकड़ना उसका फर्ज है और वह पीछे नहीं हटेगी। नोआ की आवाज फिर से लाइन में टूट-फूट कर आती है, ठंडी और कड़क। वह रूथ को चेतावनी देता है कि अगर कोई ऑफिसर उसे पकड़ने की कोशिश करेगा तो पूरा भवन आग में जल जाएगा। बंधकों के साथ लगे बॉम्ब तो बस शुरुआत है। नोआ ने नीचे की मंजिलों पर विस्फोटक छुपा दिए हैं और पुलिस की हर हरकत पर वो उन्हें ब्लास्ट कर देगा। रूथ अपने इरादे मजबूत रखे हुए बस अपराधियों को जीतने देना नहीं चाहता। वो अपनी टीम को सावधानी से आगे बढ़ने का आदेश देता है, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, I will end you. आपदा आ जाती है। एक जोरदार धमाका इमारत में होता है जो हवा में झटके भर देता है। ये धमाका रूथ की सबसे बड़ी डर को सच साबित करता है। नोहा की धमकियां फोकत की नहीं थी। हैरान रूथ एक कठिन फैसला लेती है। वह और जान जोखिम में नहीं डाल सकती। भारी मन से वह अपनी टीम को
पीछे खींच लेती है और बाहर से मॉनिटर करने का फैसला करती है ताकि बंदूकों को और खतरा ना हो। तभी उसका फोन बजता है। कॉल जूई से है। चिंता में वो पूछती है, धमाका हुआ? रूथ की प्रतिक्रिया गंभीर है। वह नोआ के जाल की दहशत बताती है। उसकी घड़ी जो बॉम्ब से जुड़ी है सबसे अहम है। अगर उसका दिल रुक गया तो बिल्डिंग भी उसके साथ गिर जाएगी। जॉय की आवाज तनाव के बीच में साफ और पक्का सुनाई देता है। रूथ, शांत रहो, अब मेरी बारी है। रूथ सन्न रह जाती है जब जॉय सच बताता है कि वो सिर्फ एक खिड़की साफ करने वाली नहीं है। वो ब्रिटिश स्पेशल फोर्स की पूर्व ऑपरेटिव है, जिसकी हुनर आम आदमी से कहीं ज्यादा है। उसने सैन्य सेवा छोड़कर एक शांत जिंदगी चुन ली। उसकी मौजूदा नौकरी में बिल्डिंग के अंदर नोआ अपनी पकड़ और कस लेता है जैरेड पर। बिना रुके सवाल पूछता हुआ वो जानना चाहता है कि वो फ्लैश ड्राइव कहाँ है जिसमें बिटकॉइन है। उसका धैर्य धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन जैरेड मजबूती से खड़ा है, टूटने से इनकार करता है और अपनी चुप्पी से नोआ की हर धमकी को नकार देता है। बाहर जोई जोर लगाकर काम कर रही है, एक मोटी खिड़की तोड़ने की कोशिश में लगी है ताकि अंदर जा सके। कांच बहुत सख्त है, हर बार बेकार लगता है। वो अपनी हद तक खुद को धकेलती है, उसका शरीर दर्द कर रहा है, थकान धीरे धीरे घेर रही है। ठीक उसी वक्त वो हार माने ही वाली थी कि जोर की चीख और कांच टूटने की आवाज ने माहौल हिला दिया। अंदर से किसी ने शीशा तोड़ा और उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। जॉय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माइकल जिंदा था। खुशी से वो राहत महसूस करने लगी, लेकिन वक्त बहुत कम था। बिना कुछ कहे वे ऑपरेशन रूम की तरफ भागे, नूह को रोकने के लिए पूरी लगन से। जॉय और माइकल इमारत के अंदर तेजी से भाग रहे थे, लेकिन नूह के 3 आदमी उन्हें देख लिए। पीछा और भी तेज हो गया, लेकिन जॉय ने जल्दी सोचकर उन्हें एक गोदाम की तरफ ले जाकर एक बेहतरीन जाल बिछा दिया। अभ्यास की कमी के साथ वो 2 बदमाशों को गिरा देती है, लेकिन आखिरी वाला उसे घेर लेता है। अपनी Put it down. बंदूक ताने हुए। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन फिर माइकल आ जाता है और जोरदार विस्फोट कर देता है। धमाके की ताकत से जोई उड़ता I was never there for you. This time I'm not gonna let you. हुआ सुरक्षित जगह पहुंच जाता है, जबकि आखिरी आदमी लड़ाई से बाहर फेंक दिया जाता है। जोई और माइकल आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन रूम तक पहुंचते हैं। वो 2 और गार्ड्स को बेसर करते हैं और सीसीटीवी और डिजिटल सिस्टम्स का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। जोई वो छुपा हुआ फ्लैश ड्राइव ढूंढ लेती है जिसमें जेफरी और जेर की जानकारी होती है। No smoke without fire, right? He's going to blow the building. I've got what he wants. You get as many people out as you can. You wanna hang? जो जेरल्ड के बिटकॉइन में है। फिर वो कार्रवाई करती है, नोआ से संपर्क करती है और उसे बताती है कि फ्लैश ड्राइव उसके पास है। वक्त खराब नहीं करने के लिए वह स्टोरेज रूम की ओर निकलती है ताकि नोआ से मिल सके। निकलने से पहले जोए जल्दी से रूथ को कॉल करती है और बताती है कि सारे सिस्टम फिर से चालू हो गए हैं और नोआ अब बिल्डिंग पर कंट्रोल नहीं कर सकता। रास्ता साफ होने पर रूथ तुरंत रेस्क्यू टीम को एक्शन में आने का आदेश देती है। जोए माइकल की तरफ मुड़ती है और उसे लॉबी में जाकर रेस्क्यू टीम का इंतजार करने के लिए कहती है। शुरू में वह थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन जोए उसे भरोसा दिलाती है और जोर से कहती है कि ये उसकी सुरक्षा के लिए है। माइक ने अनिच्छा से हामी भरते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ा। जोई ने एक गहरी सांस ली, अपना ध्यान पूरा जमा लिया जब वो उस स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ी जहां नोआ इंतजार कर रहा था। वहां पहुंचते ही उसे एक हैरानी हुई। नोआ अपने 2 साथियों के साथ आया था। बिना कुछ सोचे समझे जोई ने जल्दी से दोनों को नीचे गिरा दिया। उसका शरीर मौत की तरह सटीक मूवमेंट कर रहा था। तभी वो ध्यान पूरी तरह से नोआ पर केंद्रित करती है, अंतिम टक्कर के लिए तैयार। दूसरी जगह पुलिस तेजी से काम कर रही है, बंधक बनाने वाली जगह में घुसपैठ कर रही। कमरे में बड़ी सटीकता से वे नोआ के गार्ड्स को चंद सेकंड्स में गिरा देते हैं और बंधकों को बचा लेते हैं, जिनमें जेरल्ड भी शामिल है, जो अभी भी बॉम्ब वाली बात पहने हुए है। इस बीच स्टोरेज रूम में जोई का सामना नोआ से होता है। उसकी नजरें जोई की आंखों में टिकी है और वो फ्लैश ड्राइव मांगता है।
वादा करते हुए कि वह बंधकों को छोड़ देगा। लेकिन जोई उस पर भरोसा नहीं करती, उस हाईटेक घड़ी वाले हाथ पर जो अगर उसका पाल ठहर गया तो बॉम्ब को ट्रिगर कर सकता है। वह उसे अच्छे से निहारती रहती है, कोई गलती होने का इंतजार करती है। End you. अचानक नोआ वार करता है और कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। एक जोरदार हाथों हाथ की लड़ाई शुरुआत होती है। दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं एक दूसरे को हराने के लिए। लड़ाई लंबी खिसपी है, एक भी हार मानने को तैयार नहीं। फिर एक आखिरी कदम के साथ जब कोई नू को बिल्डिंग की खिड़की के किनारे से लटकाने में कामयाब हो जाती है। नू जो नाच रहे हैं, उसकी आंखों में घबराहट साफ झलकती है और गुस्से में उसकी आवाज कांप उठी है। आखिरी कोशिश में वो धमकी देता है कि अगर जोई ने कुछ किया तो वो बम फोड़ देगा और पूरा बिल्डिंग अपने साथ गिरा देगा। एक शांत और डटल मुस्कान के साथ जोई नीचे देखकर कहती है, कूद जा। दोनों के बीच के इस गर्म पल में, लड़ाई के बीच, जोई ने चुपके से नू की कलाई से घड़ी छीनकर अपनी कलाई में डाल ली। इतनी हलचल में ये एक छोटी लेकिन खामोशी की जीत थी। एक झटके में उसने उसे दबोच लिया और जोरदार फेंककर नू को बाहर की खिड़की से बाहर तक मार दिया। बिल्डिंग सुरक्षित थी और नू का आतंक खत्म हो चुका था। 30 मिनट बाद इवैक्यूएशन का नजारा सामने आता है। मेडिकल टीम तेज से काम करती हुई बंदूकों को सुरक्षित जगह की तरफ लेकर जा रही थी। जोई जब इस सब हलचल से दूर हो रही थी, तभी रूथ पास आई। उसकी आंखों में कृतज्ञता और तारीफ झलक रही थी। उसने जोई का शुक्रिया अदा किया उसकी अद्भुत बहादुरी के लिए, उसे पुलिस फोर्स में जगह ऑफर करते हुए। लेकिन जोई बस सिर हिलाती है, हौसले भरे मुस्कान के साथ। मैं विंडो क्लीनर रहना पसंद करती हूँ, वो कहती है, अपनी साधारण जिंदगी से खुश। थोड़ी देर बाद माइकल आता है और बिना कुछ कहे वे गले लगते हैं। लेकिन फिर माइकल कुछ बताता है जो जोई को हैरान कर देता है। उसके पास अभी भी जेराल्ड का फ्लैश ड्राइव है और वो इसे वापस देने का कोई इरादा नहीं रखता। उसकी हैरानी के लिए जोई इसका विरोध नहीं करती, इसके बजाय वो उसके फैसले से सहमत हो जाती है। जैसे ही वे खड़े होते हैं, उनके बीच एक समझ भरी नजरें चली जाती है। ये तो बस शुरुआत है, मिलकर ये लोग बहुत अमीर होने वाले हैं और बस कहानी यहाँ खत्म होती है। तो कहानी की सीख ये है कि अगर तुम्हारा काम 50 मंजिल ऊपर खिड़कियां साफ करना है, तो तैयार रहो कि दिन बचाना पड़े और साथ ही बिटकॉइन भी सुरक्षित रखना पड़े। और अगर कभी किसी खतरनाक अपराधी के साथ गोंडोला में फंस जाओ, तो एक स्क्रू ड्राइवर अपनी जेब में रख लेना। दिन तुम्हारा ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं। बाय। लव यू ऑल।